हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए हुए थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो कारण से उत्पन्न होता है, एक सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएशन की वजह से, एक सॉलिड पार्टिकल के डिसोसिएशन की वजह से। आज हम लोग दोस्त पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हम पढ़े थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है हिंदी इसका? असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या होता है ये असामान्य आणविक द्रव्यमान? क्या होता है कि जब सॉलिड पार्टिकल टूट जाता है या किसी कारणवश वो जुट जाता है तो होता क्या है कि उसके मॉलिक्यूलर वेट में या तो कमी आ जाता है या तो वृद्धि आ जाता है। कब कमी आएगा? जब टूटेगा, एक मॉलिक्यूल दो पार्ट में बढ़ेगा तब उसके मॉलिक्यूलर वेट में कमी आएगा। जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुटेगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो जाएगा? वृद्धि आ जाएगा। जब इस तरीका का फेनोमेना होगा तब ऐसे मॉलिक्यूलर वेट को बोला जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसको कहा जाता है जरा से देखिए। कहा जाता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब संगुणन या वियोजन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में कमी या वृद्धि होता है। जब ये मॉलिक्यूल कोई टूट जाता है तो उसके मॉलिक्यूल में कहते हैं मॉलिक्यूलर मास में क्या आ जाएगा? कमी आएगा। जब कोई दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल हो जाता है, मतलब एसोसिएशन हो जाता है, तब उसके मॉलिक्यूलर वेट में वृद्धि हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास में वृद्धि हो जाता है। तो वही कह रहा है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में कमी या वृद्धि होता है, उसे ही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्त भान हॉफ फैक्टर। भान हॉफ फैक्टर क्या होता है इसको हम जानते हैं दोस्त। इससे पहले हम आप लोगों को बताए हुए थे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उससे भी पहले हम लोग पढ़े हुए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले जो हम पढ़े हुए थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तो भान हॉफ एक वैज्ञानिक था, तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया। उसी रिलेशन को बोला जाता है भान हॉफ फैक्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भान हॉफ ने एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, भान हॉफ ने एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एवं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच एक रिलेशन दिया, जिसे भान हॉफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं। इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आई द्वारा डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों भान हॉफ फैक्टर बराबर होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से आप समझिए कि जब एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देते हैं तो जो आपका वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका जो है कहलाएगा भान हॉफ फैक्टर। या जहां पे आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना दिया हुआ रहे, ना तो एक्सपेरिमेंटल ना तो नॉर्मल, यदि वहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाए नॉर्मल वाला और एक्सपेरिमेंटल वाला, तब जो होता है तो वहां पर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बट्टा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। EXPT मींस एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। फिर से आप देख लीजिए, भान हॉफ फैक्टर बराबर मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यदि मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बट्टा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब वेट के टर्म में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप यहीं पर रहने दीजिए। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू भान हॉफ फैक्टर। तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू भान हॉफ फैक्टर। आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालने के लिए जानते हैं पहले से। यदि आपको एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ दे, यदि आपको भान हॉफ फैक्टर पता है तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल करके उनको भान हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू भान हॉफ फैक्टर मींस आई। या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, यहां से देखिए एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट इधर आएगा और भान हॉफ फैक्टर नीचे जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट
बट्टा भांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बट्टा भांट ऑफ फैक्टर मीन्स आई। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे बात करते हैं। फिर चलिए हम बात करते हैं अब कंसेप्ट ऑफ भांट ऑफ फैक्टर। अब भांट ऑफ फैक्टर के हम कंसेप्ट की बात करते हैं, कैसे हम भांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे बढ़िया से। ये जरा सा देखिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, भांट ऑफ फैक्टर बराबर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हम बता चुके हैं। अगेन वी नो दैट, हम पुनः क्या जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये जो है तो सॉलिड पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये एक्सपेरिमेंटल के लिए भी लागू होता है और नॉर्मल के लिए भी लागू होता है। तो हम इसलिए एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कब होगा, एक्सपेरिमेंटल की यदि हम बात करें जब सॉलिड पार्टिकल या तो एसोसिएट हो जाएगा या तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, या तो वो जुट जाएगा या तो वो टूट जाएगा, तब यदि हम निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो आपका एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद सॉलिड पार्टिकल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम यदि बात करें नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब संगुणन या वियोजन के पहले, मतलब जुटने या टूटने से पहले जो सॉलिड पार्टिकल की संख्या रहता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से देखते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसलिए हम ये जानते हैं कि भांट ऑफ फैक्टर, अर्थात हम क्या भांट ऑफ फैक्टर बराबर जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आपको तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब बाय क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो दोस्त अब आपको यहाँ से भांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पता चल गया है, या तो हम यदि हमको एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो यदि हम निकालना चाहेंगे भांट ऑफ फैक्टर तो आसानी से इनको इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। या यदि आपको पार्टिकल की संख्या यदि आपको पता है तो एसोसिएशन के बाद देख लीजिए और एसोसिएशन से पहले देख लीजिए, या डिसोसिएशन के बाद देख लीजिए या डिसोसिएशन से पहले देख लीजिए, तब आपको इस फार्मूला पे आप भांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इस भांट ऑफ फैक्टर के द्वारा हम जो है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो दोस्त हम देखते हैं कि यदि इस आई का वैल्यू 1 आ जाए, कैसे 1 कब आएगा, जब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो। तो जैसे 5/5 तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा 1 आएगा। यदि भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 आए तो इसका मतलब है तो सॉलिड सॉल्यूशन में सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएट हो रहा है ना तो डिसोसिएट हो रहा है। कब, जब आई मतलब भांट ऑफ फैक्टर बराबर 1 हो जाए। और यदि देखिए यदि भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, यदि भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, कब होगा 1 से ज़्यादा, जरा सा देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो किससे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो किससे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एक मान लेते हैं यदि इसका वैल्यू 2 आता है या इसका वैल्यू 1.5 आता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का भांट ऑफ फैक्टर का वो 1 से ज़्यादा आएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 2 है, तो ऑलरेडी है कि भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। जब भांट ऑफ फैक्टर 1 से ज़्यादा हो, यदि आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, मतलब आई ग्रेटर देन 1,
तो सॉलिड सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में जो है टूट जाता है। और यदि भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से कम हो जाए, यदि आई भांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1, तो सॉलिड सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपको आए। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्त क्या कि हमको एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है। क्या निकालना है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव यदि प्रॉपर्टी हमको निकालना है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम तो आसान से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको भांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ रहेगा। यदि भांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तो आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल करके एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्त। अब हम बात करेंगे कि यदि भांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ रहे तब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव हमको प्रॉपर्टी निकालना है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, भांट ऑफ फैक्टर के कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकल फार्मूला द्वारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए निम्नवत संशोधन किया जा सकता है। क्या संशोधन किया जाता है ये जरा सा देखिए, यहाँ पे है P0 माइनस PS बट्टा P0 एक्सपेरिमेंट, मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS बट्टा P0 को हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में आप RLVP भी लिख सकते हैं, RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा वाला? एक्सपेरिमेंटल वाला चाहिए। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल यदि हमको निकालना है तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉर्मल वाला निकालिए, उनको भांट ऑफ फैक्टर से गुना कर दीजिए, तो आपका जो है वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वाला प्राप्त हो जाएगा। दोस्त अब हमको क्या देखना है, यदि आप देखे होंगे पहले से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। किसके मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो हम आपको पहले समझा चुके हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो यहाँ पे P0 माइनस PS बाय P0 के जगह पर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला ले सकते हैं। यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, यदि सिर्फ मोल दिया हुआ है, तब आपका हो जाएगा N1 बाय N1 प्लस N2, मतलब सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल इनटू भांट ऑफ फैक्टर। तो आपका ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट वाला, तो नॉर्मल वाला से भांट ऑफ फैक्टर को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट वाला निकल जाएगा। यहाँ पे डेल्टा TB, यहाँ पे डेल्टा TB है। एक्सपेरिमेंट EXPT मतलब एक्सपेरिमेंटल निकालना है, मतलब डेल्टा TB मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंटल यदि आपको निकालना है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाला से भांट ऑफ फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है एक्सपेरिमेंटल वाला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। यदि आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मोलैलिटी दिया हुआ है और आपको एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है KB इंटू मोलैलिटी। ये रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े हुए हैं। या तो इन दोनों फार्मूला इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट बराबर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल इंटू भांट ऑफ फैक्टर, या KB इंटू मोलैलिटी इंटू भांट ऑफ फैक्टर। ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा निकालना है, एक्सपेरिमेंट वाला निकालना है। तो क्या कीजिए, उसको नॉर्मल से भांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट वाला हो जाएगा आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल इनटू भांट ऑफ फैक्टर, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हम जानते हैं KF इंटू मोलैलिटी, तो आपका ये हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी इंटू भांट ऑफ फैक्टर। तो ये आपका हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपका लास्ट जो बचा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एक्सपेरिमेंटल निकालना है, तो आपको क्या देखना है, एक्सपेरिमेंटल पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो आपका हो जाएगा पाई एक्सपेरिमेंटल, मतलब
ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल इनटू भान टॉप फैक्टर। और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हम आपको बताए थे पाई इक्वल टू CRT होता, CRT को आप भान टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से एक्सपेरिमेंटल निकल जाएगा। आई थिंक दोस्त आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्त आप बढ़िया से एक बार इसको उतार लीजिए। यहाँ पर हम RLVP P नॉट माइनस PS बटा P लिखे हैं, यहाँ पे P नॉट हो जाएगा, P नॉट हो जाएगा। तो ये होता है, रॉल्ट लॉ में पढ़े हुए होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो यदि मोल दिया हुआ है तो N1 बट्टा N1 प्लस N2 यहाँ पे RLVP के लिए ये दिया हुआ है। तो दोस्त मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। इससे जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहता है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको लिख करके भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। तब तक इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।